हे गाइस, सेज हियर और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल की। तो बेसिकली इस वीडियो में हम अलग-अलग फेजेस की बात करेंगे सेल साइकिल की, उसके रेगुलेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम ब्रीफली देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस कैसे होता है। बेसिकली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं सेल डिवीजन की। सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हम जैसे पहले पढ़ते थे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल मतलब जैसे हमने लार्वा की लाइफ साइकिल पढ़ी, वो कोकून बनता है उससे बटरफ्लाई, इस टाइप से। तो ऐसी सेल की भी लाइफ साइकिल होती है। सेल की भी अपनी एक ऐसी साइकिल होती है जिसको सेल साइकिल बोलते हैं। अब जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। सेल साइकिल के जो दो मेन फेजेस होते हैं वो होते हैं इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोसिस। तो इंटरफेस बेसिकली क्या है? इंटरफेस में एक तरीके से समझ लीजिए जो सेल है वो प्रिपेयर हो रहा है डिवाइड होने को। बेसिकली ये प्रिपरेशन टाइप का समझ लीजिए कि सेल अपने को प्रिपेयर कर रहा है। और एम फेज या माइटोसिस फेज में एक्चुअल में सेल डिवाइड हो रहा है। तो इंटरफेस जो है उसको और अलग अलग उसमें सब डिवाइड करा गया कैटेगरीज में। तो उसमें कैसे है, इंटरफेस को तीन और चीजों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। तो जीवन फेज क्या है? बेसिकली प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है, अभी डीएनए सिंथेसिस नहीं हुआ है। एस फेज क्या है? एस को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज मतलब बेसिकली इसमें डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। और G2 को बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। तो G1, S और G2 ये तीन मेन जो इंटरफेज में होते हैं। तो G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या है? बेसिकली इसमें ग्रोथ होती है सेल की और सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो इसमें बेसिकली जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन मतलब बेसिकली लॉन्ग थिन स्ट्रेच ऑफ डीएनए। तो क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम जैसा नहीं दिखता है, बट फैला हुआ सा रहता है इसमें फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो क्रोमैटिन फुली एक्सटेंडेड रहता है। अच्छा, इस फेज में एक और चीज क्या है? न्यूक्लियोलस जो है, हमने पिछली वाले सेल ऑर्गेनेल के वीडियो में बात करी कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस इस वाले में विजिबल होता है काफी। ये इसलिए विजिबल होता है क्योंकि इस वाले फेज में हर टाइप के आरएनए बनते हैं, बेसिकली आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो इसकी वजह से न्यूक्लियोलस विजिबल होता है। इसके अलावा इस फर्स्ट गैप फेज में जो सेल है वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स मतलब ये किसी चीज को रेगुलेट करते हैं। अब किस चीज को रेगुलेट करते हैं ये बेसिकली माइटोसिस की इवेंट्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाता है। इसके बाद इसी टाइम में क्या होता है कि सेल में जो अलग अलग रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होती हैं, बेसिकली पॉलीमरेज। तो अब इसके बाद जब डीएनए सिंथेसिस होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो उसके लिए जो एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज, वो प्रोड्यूस होती हैं। तो अगला जो आता है वो आता है एस फेज। और एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो डीएनए है, हमारे सेल का डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, वो अपनी एक कॉपी बना देता है। तो अगला जो इसके बाद फेज आता है वो आता है G2 फेज। G2 फेज बेसिकली क्या है? सेकंड गैप फेज है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली सेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है डिवाइड होने के लिए। इसमें बेसिकली सेल और जो बचे कुछ प्रोटीन और जो उसको जरूरत होती है मॉलिक्यूल्स की, वो इसमें सिंथेसाइज होते हैं। और इसके बाद आता है आपका एम फेज, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो हम बात करेंगे कि एम फेज में अब क्या होता है, एम फेज यानी माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो G2 फेज है उसमें सेल का क्या स्टेट है। तो ये लेट G2 फेज है कि उसमें सेल में क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेल हो गया और इसकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियस में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? बेसिकली जो हमारा डीएनए है अभी, तो वो क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में होता है। रेप्लिकेटेड है बट क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में, अभी वो क्रोमोसोम नहीं बने उसके। तो ये हमारा डीएनए हो गया इस तरीके से लंबे लंबे क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में। इसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस विजिबल होता है हमारे। और इसी के साथ साथ क्या है कि सेंट्रोजोम अपीयर हो जाते हैं। सेल के बाहर सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में, वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरीके से ये लेट G2 फेज में सेल इस स्टेट में होता है। अब क्या होगा कि सेल आएगा आपका प्रोफेज में। तो अब प्रोफेज जो होता है, तो प्रोफेज को हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले एक अर्ली स्टेज जो होती है प्रोफेज की, सबसे पहले प्रोफेज कैसा होता है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा
कि जैसे ये हमारा सेल है, तो हमारे अर्ली प्रोफेज में क्या है कि माइटोटिक स्पिंडल बनने शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस चले जाएगा। तो कैसे होगा ये देखिए आप एक बार, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये इधर हमने सेंट्रोसोम्स लगाए थे, तो इसमें जो है माइटोटिक स्पिंडल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली क्रोमोसोम को बाद में पुल करने से अटैच करने का काम आएगा। और ये हमारे न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस जा चुका है और जो हमारे डीएनए है, डीएनए वो जो एक्स शेप का हमारा जो क्रोमोसोम है उसकी फॉर्म में अब कंडेंस हो चुका है। ये क्रोमोसोम बन गया एक्स शेप का। इसी तरीके से ये तो डीएनए अर्ली प्रोफेज में कंडेंस हो चुका है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है लेट प्रोफेज। अच्छा, लेट प्रोफेज में क्या होता है, इसमें लेट प्रोफेज में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे सेल की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बेसिकली धीरे धीरे जो कंडेंस होने के बाद जो माइटोटिक स्पिंडल है उसके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। तो इस फेज में कैसे है ये आप देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, इस तरीके से फैले हुए हैं सेल में दोनों साइड से। और ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। तो इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है और ये हमारा लेट प्रोफेज हो गया। अब लेट प्रोफेज के बाद क्या आता है, लेट प्रोफेज के बाद आता है आपका मेटाफेज। लेकिन मेटाफेज जानने से पहले पहले एक बार इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली इस पॉइंट को बोलते हैं, जो इसका एंड होता है इसको बोलते हैं एस्टर। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जहां पे बाइंड करते हैं इस क्रोमोसोम पे, उसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम काइनेटोकोर, जहां पे बाइंडिंग होती है। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने पिछले वाले में माइक्रोट्यूब्यूल्स का कहा था कि उसका सेल डिवीजन में रोल है, तो उसका यही रोल है सेल डिवीजन में। नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज बेसिकली मिडल टाइप का समझ लीजिए। तो मेटाफेज में क्या होता है, यही चीज है एकदम, इसी को थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है। और जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स एकदम सेंटर में आके लाइन अप हो जाते हैं, जो दोनों साइड से माइटोटिक स्पिंडल से जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स हैं कुछ इस तरीके से। ये एक साइड के हो गए और ये दूसरी तरफ के माइटोटिक स्पिंडल्स हो गए। तो इस तरीके से एकदम सेंटर में आके एकदम अलाइन हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम। ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं और दोनों साइड से अटैच्ड होंगे। तो इस तरीके से हमने क्रोमोसोम्स बना दिए हैं और ये दोनों साइड से अटैच्ड होंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली क्या होता है, एनाफेज में बेसिकली स्प्लिट होता है। तो स्प्लिट कैसे होता है, अब जरा वो देखिए आप एक बार। ये जो सेल है ये कुछ ऐसी शेप हो गई इसकी सेल की कि एक्सटेंड हो रहा है। और ये हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स हैं। एनाफेज में क्या है, बेसिकली वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। वो कैसे, वो एक बार ये देख लीजिए। तो ये इस वाले पे इस तरीके से ये दोनों अलग अलग साइड में खींच चुके हैं, ये सेपरेट कर दिए हैं उसने। ये तो अब क्या है, ये जो सेपरेट हो रहे हैं ये दोनों अलग अलग सेल में जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके। ये हो गया आपका एनाफेज। एनाफेज में सब सेपरेट हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको अपनी तरफ खींचते हैं। और इसके बाद क्या होता है, लास्ट में आता है इसका टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है वो देखिए एक बार। तो अब हम टीलोफेज में आ चुके हैं। टीलोफेज में बेसिकली क्या है, टीलोफेज में अब जो ये टोटल सेल है, ये दो सेल की अलग अलग इस टाइप की शेप लेने लगता है, एक ब्लॉब टाइप की शेप लेने लगता है। और ये ब्लॉब टाइप की शेप है और यहाँ पे दोनों सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जो वो खींचे हुए हैं हमारे, जो हम क्रोमोसोम्स वहां से खींचते हैं, वो यहाँ आने लग जाते हैं और वो एक्सपैंड होने लग जाते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। तो ये अलग अलग उसकी कॉपीज हैं, एक कॉपी इस सेल में है और एक कॉपी इस सेल में है। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी अपनी मेम्ब्रेन बननी शुरू हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो डिसअपियर हो जाता है इस टाइम, तो मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है माइटोटिक स्पिंडल। इसके बाद लास्ट में क्या फेज आता है, लास्ट में आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, बेसिकली जो सेल है हमारा, ये जो सेल होता है ये बीच से स्प्लिट हो जाता है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो एक्टिन फाइबर्स जो होते हैं
वो एक्टिन फाइबर्स इसमें काम आते हैं। तो ये जो बीच का जंक्शन है ये पिंच करने में इस जगह का, तो यहाँ पे एक्टिन फाइबर्स काम आते हैं। और ये दो सेपरेट सेल बन चुके हैं। अब यहाँ पे सेल अलग अलग हो चुके हैं इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इनके पास अपने डीएनए हैं, इनके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए आ चुका है। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया। इसके बाद सेल दो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे एक्टिन होता है, ये एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो बहुत रिजिड होती है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक जो ऐसे में सेल बनता है तो उस सेल के बीच में एक सेल प्लेट सी बनती है, उस सेल प्लेट के थ्रू डिवीजन होता है। तो ये टोटल आपका माइटोसिस की प्रोसेस थी। तो इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मेरे को एक बहुत ही अच्छा चैनल मिला है, हशेम अल गैली करके। तो इन्होंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे बायोलॉजी के वीडियोस डाले हैं। आप एक बार ये चैनल ज़रूर देखें। और अगली जो क्लिप है वो इन्हीं के चैनल से मैंने ली है। तो ये वीडियो माइटोसिस की पूरी प्रोसेस दिखा रहा है, किस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, कैसे अलग अलग सेल्स बन रहे हैं। ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से ली हुई है। बहुत ही सुंदर ये वीडियो इन्होंने बनाई है, आप एक बार इसको देखिए कैसे क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। जो जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है पूरी इसमें दिखाई जा रही है, किस तरीके से ये सेपरेट होता है, किस तरीके से माइटोसिस हो रहा है। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो अब हमने सेल साइकिल देख लिया, तो हम उसका रेगुलेशन देखते हैं कि क्या-क्या उसमें, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या-क्या उसमें चेक पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली सेल साइकिल है, जहाँ G1 फेज, S, G2, M फेज है। तो यहाँ पे क्या है, अलग-अलग चेक पॉइंट्स पे अलग-अलग चीजें चेक करी जाती है। तो G1 पे सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स, डीएनए डैमेज और ग्रोथ फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो सेल साइकिल आगे कंटिन्यू नहीं होती। ऐसी जब एस फेज में आता है तो एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसकी वजह से अगर कोई डैमेज होता है या मिसमैच हो जाता है या रिपेयर नहीं हो पाता, उसकी चेकिंग एस फेज में होती है। तीसरे जो G2 फेज होता है, इस वाले फेज में अगेन सेल साइज और डीएनए की एरर्स के लिए चेक किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं। यही रीजन है कि हम इतने हार्मफुल केमिकल्स, इतने म्यूटाजेंस के कांटेक्ट में रहते हैं और हमारे सेल्स में म्यूटेशंस होती रहती है, बट स्टिल हम लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी कैंसर डेवलप नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि जो माइटोसिस के जो चेक पॉइंट्स हैं वो किसी तरह सेल साइकिल को रोक देते हैं। अगर कहीं पे भी ज़रा सी भी एबनॉर्मेलिटी दिखती है, कैंसर तभी होता है जब इनमें से कोई सा भी एक चेक पॉइंट बाईपास हो जाए। मान लीजिए कि कोई एक चेक पॉइंट उसने नहीं, वो चेक नहीं कर पाया ढंग से। मान लीजिए कोई म्यूटेटेड डीएनए, जैसे ये डीएनए है, अगर ये रेप्लिकेट हो रहा है उसके बाद ये कोई इसका मिसमैच हो गया या ये म्यूटेटेड डीएनए इसका बन गया, नॉर्मली क्या होता है उसको हमारे सेल रिपेयर कर देता है, डैमेज डीएनए को रिपेयर कर देता है। बट अगर ये म्यूटेटेड डीएनए आगे चला गया तो वो कैंसर बना सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे सेल साइकिल के चेक पॉइंट है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि क्या क्या किस किस जगह पे किस किस तरीके से चेक पॉइंट चलते हैं। ये गेट में आता है काफी बार, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने माइटोसिस कवर किया है, सेल साइकिल कवर करी, मियोसिस इसमें कवर नहीं किया लेंथ के कंस्ट्रेंट की वजह से। अगले वीडियो में हम मेयोसिस कवर करेंगे पूरी डेप्थ में। तो इस वीडियो के लिए मेरा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कि एक एक मार्कर होता है जिसको बोलते हैं P53, इसका क्या रोल है, इसकी डिटेल आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।